चलो भाई, इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या है, पता है किसी को इक्विलिब्रियम के बारे में? इक्विलिब्रियम मतलब बराबर नहीं होता है भाई। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर नहीं होता है। चलो इक्विलिब्रियम समझे हम, क्या इक्विलिब्रियम होता क्या है। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, क्या लिया? क्लोज कंटेनर लिया। इसमें हमने क्या भरा है? वाटर। क्या भरा है? वाटर हमने भर दिया। क्या भरा हमने? वाटर भर दिया। अभी इसमें केवल लिक्विड है ना, वेपर नहीं है ना, केवल लिक्विड लिया हमने। लेकिन हम इसको क्या करें, अब हीट कर दें। क्या कर दें? हीट करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और पता है हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या करता है? वेपर बनना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? वेपर बनना स्टार्ट करता है। तो ये क्या करेगा? वेपर में लिक्विड क्या करेगा? लिक्विड वेपर बन जाएगा। कुछ वेपर पहले बना, गर्म ऐसे कांस्टेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखे रहे, पहले कुछ वेपर बना। लिक्विड किस में चेंज हुआ? वेपर में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? वेपर में चेंज हुआ। फिर और लिक्विड किस में चेंज हुआ? वेपर में चेंज हुआ। लेकिन ये एक ही तरफ से नहीं चलेगा। जैसे वेपर में लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। कंटेनर क्या है? क्लोज है। क्या है? कंटेनर क्लोज है। जब कंटेनर क्लोज है तो जो वेपर बन रहा है इसके अंदर ही रहेगा ना, इसके अंदर ही रहेगा ना। तो ये वेपर वापस से लिक्विड भी बनेगा। ये वेपर क्या करेगा? ये वेपर क्या करेगा? फिर से लिक्विड भी बनना स्टार्ट करेगा। तो पहले थोड़ा सा वेपर बना, लिक्विड नहीं बना, केवल वेपर बना। फिर और वेपर बना, वेपर बनता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर भी क्या करेगा? लिक्विड में बनना स्टार्ट करेगा। यहां से लिक्विड वेपर में जाएगा, वेपर लिक्विड में आएगा। ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, क्या? एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जितना वाटर का मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, जितना वाटर का मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, उतना ही वेपर भी लिक्विड के फॉर्म में बदलता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा। यानी यहां से कुछ अमाउंट वाटर का वेपर में गया, यानी मान लो हमें एक्स मॉलिक्यूल, क्या मान लिया? एक्स मॉलिक्यूल वाटर किस में चेंज हो गया? वेपर में चेंज हो गया। और उतना ही मॉलिक्यूल क्या बना? एक्स मॉलिक्यूल ही वेपर जो है वाटर में चेंज हो गया। यानी अब जो उस टाइम पे उस कंडीशन पे वेपर जितना रहा उतना तो पहले रहेगा ना। वेपर में कोई चेंज होगा? या लिक्विड वाटर में जितना है उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ये वेपर में बदल रहा है वापस से उतना लिक्विड बन भी तो जा रहा है। तो क्या लिक्विड में कोई चेंज आएगा? क्या वेपर में कोई चेंज आएगा? तो उस टाइम पे जो प्रोसेस होगा, उस टाइम पे जो सिस्टम बनाएगा, उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी उस टाइम पे जो भी वाटर है या वेपर है, ये वाटर लिक्विड में है और ये वाटर वेपर में है, ये दोनों अपना अमाउंट कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। इस अमाउंट पे अगर ये फिक्स रखेंगे, क्या होगा? फिक्स होगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा इस कंटेनर में, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जितना वेपर रहेगा उतना ही जितना वेपर रहेगा उतना ही वाटर नहीं रहेगा। ये कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन वाटर का जो अमाउंट एक बार फिक्स हो गया इक्विलिब्रियम पे उतना ही रहेगा। लिक्विड का जो अमाउंट एक बार फिक्स हो गया उतना ही रहेगा, उसमें अब चेंज नहीं होगा। वेपर बन गया, जितना इक्विलिब्रियम पे बनना था बन गया, लेकिन अब उससे ज्यादा अमाउंट नहीं बढ़ेगा या उससे कम नहीं बनेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो, क्या? इक्विलिब्रियम में है तो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मान लो वेपर क्या बना? वेपर 10 मॉलिक्यूल बना। क्या बना? वेपर H2O का 10 मॉलिक्यूल बना। कितना बना H2O का?
10 मॉलिक्यूल बना। हमारे पास इक्विलिब्रियम पे लिक्विड में कितना बचा, मान लो लिक्विड में 8 मॉलिक्यूल हमें बचा है। किस पे, इक्विलिब्रियम पे, किस पे, इक्विलिब्रियम पे H2O लिक्विड में 8 मॉलिक्यूल बचा है। तो अब इस टाइम पे ये प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ना, तो ये 8 मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ये 10 मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि जितना मॉलिक्यूल ये वेपर में चेंज हो रहा है उतना मॉलिक्यूल वापस से ये लिक्विड में भी चेंज हो जा रहा है। तो क्या ये अमाउंट में कोई चेंज आएगा, अमाउंट में कोई चेंज आएगा, यानी लिक्विड क्या हो जाएगा, अब कांस्टेंट हो जाएगा। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, अब कांस्टेंट हो जाएगा। वेपर क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। इस टाइम पर इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी इक्विलिब्रियम में लिक्विड की जितनी मॉलिक्यूल रहेगी कांस्टेंट रहेगी, वेपर की जितनी मॉलिक्यूल रहेगी कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उतना ही वेपर वापस से लिक्विड में बदल जा रहा है। तो क्या वेपर में कोई चेंज आया, नहीं आया ना। क्या लिक्विड में कोई चेंज आया, नहीं आया ना। चेंज आया लेकिन वापस से बन गया ना, तो अमाउंट तो सेम हो गया ना, अमाउंट तो सेम हो गया ना। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे रिएक्शन में देखो H2O क्या है, हमारा लिक्विड है, लिक्विड है। ये किस में बना, H2O वेपर में बना। किस में बना, H2O वेपर में बना। किस में बना, वेपर बना। वापस से ये वेपर क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया। इसको, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस टाइम पे इसकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। इसकी जो अमाउंट होगी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। आया समझ में, आया समझ में। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया। इस टाइम पे जो होगा वो इक्विलिब्रियम में, यानी लिक्विड से वेपर में बदल रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं हम, वेपराइजेशन। वेपर लिक्विड में चेंज होता है तो क्या बताए थे हम, कंडेंसेशन। पढ़ाए थे, मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे, याद है। यानी H2O वेपर में, लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो इसका कोई रेट होगा, एक रेट से चेंज होगा, तो इसे रेट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। रेट ऑफ वेपराइजेशन, ये इसका कोई रेट ऑफ वेपराइजेशन होगा। वेपर लिक्विड में बदलेगा तो ये कंडेंसेशन हो रहा है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। यानी रेट क्या, 1 सेकेंड में जितनी लिक्विड वेपर में चेंज हुआ वही तो उसका रेट है, या रेट ऑफ वेपराइजेशन। या 1 सेकेंड में जितनी वेपर लिक्विड में चेंज हुआ यही इसका कंडेंसेशन है, तो ये रेट ऑफ कंडेंसेशन। अभी मैंने बताया X मॉलिक्यूल, 1 सेकेंड में X मॉलिक्यूल वेपर में बदल रहा है और 1 सेकेंड में X मॉलिक्यूल ही लिक्विड में बदल रहा है। यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, इक्वल होगा। आया समझ में। तो पॉइंट लिखो, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, इतना समझ में आया। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम में पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया में 2 पार्ट है, एक केमिकल इक्विलिब्रिया और एक आयनिक इक्विलिब्रिया। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये थोड़ा छोटा है,
जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रिया थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा टाइम लगेगा खत्म होने में। तो केमिकल इक्विलिब्रिया आसान है, क्या है, आसान चैप्टर है। अगर थोड़ा सा तुम लोग समझ लिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगा दिए, तो फिर दोबारा इसे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या है, तुम्हें कंसंट्रेट होके बैठना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया में पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखो, रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब तुम लोग नहीं समझ रहे होगे। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि अमाउंट, एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट, मात्रा, यानी मात्रा के आधार पर कितना रिएक्शन में अमाउंट खत्म हो रहा है, कितना बन रहा है, इसके बेसिस पे 2 टाइप का रिएक्शन होता है। कितना रिएक्टेंट बचा है, कितना प्रोडक्ट बना है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके बेसिस पे रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। आया समझ में? तो पहला टाइप है इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्या? इररिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? इररिवर्सिबल रिएक्शन है कि जैसे हमने एक रिएक्टेंट लिया, रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट में बन गया, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, कहानी खत्म हो गई। ये क्या है? इररिवर्सिबल रिएक्शन। यानी एक डेफिनिट टाइम में रिएक्टेंट क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। एक डेफिनिट टाइम में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होके खत्म हो जा रहा है, रिएक्शन बंद हो जा रहा है, ये रिएक्शन क्या है? इररिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है? इररिवर्सिबल रिएक्शन। यानी हम रिएक्टेंट लिए, क्या लिए? रिएक्टेंट लिए, रिएक्शन हुआ और किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में चेंज हुआ। इनिशियल में इसका कुछ अमाउंट था, इनिशियल में रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट था, तभी तो रिएक्शन हुआ। इनिशियल में रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट था, लेकिन जब कुछ टाइम बीता, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट में चेंज हुआ, तो रिएक्शन का अमाउंट क्या हुआ? खत्म हो गया। प्रोडक्ट का अमाउंट बन के तैयार हो गया। यानी केवल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ बढ़ रहा है, वापस ये पीछे नहीं देख रहा है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? इररिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। आया समझ में? यानी रिएक्टेंट रिएक्शन बनाया, प्रोडक्ट बनाया, रिएक्टेंट का अमाउंट खत्म हुआ, प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, वापस से प्रोडक्ट पीछे मुड़ के नहीं देखा, कहानी खत्म हो गई। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? इररिवर्सिबल रिएक्शन। आया समझ में? हैंस इसको लिख सकते हैं, हैंस दिस रिएक्शन फिनिश्ड इन डेफिनिट टाइम। आया समझ में? हैंस दिस रिएक्शन फिनिश्ड इन डेफिनिट टाइम। दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हैंस दिस रिएक्शन फिनिश्ड इन
डिफिनिट टाइम, यानी ऐसी रिएक्शन एक डिफिनिट टाइम में क्या होगी, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आया समझ में, आया समझ में। चलो इररिवर्सिबल रिएक्शन में एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल है, मैं बता दे रहा हूं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल होगा न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन कराया जाए तो ऐसी रिएक्शन होगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होगा, मैं आगे बताऊंगा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहले इतना समझ लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच अगर न्यूट्रलाइजेशन कराया गया तो क्या हो जाएगा, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लेके मानते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। एक स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया NaOH, क्या लिया NaOH। रिएक्शन कराया गया, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और उसके किनारे निकलता है वाटर। क्या निकलता है, वाटर निकलता है। आया समझ में, यानी यहाँ पे सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर क्या निकलेगी, वाटर क्या निकलेगी H2O। आया समझ में, आया समझ में। चलो ये रिएक्शन ऐसी बहुत सी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, हमने एक लेके दिखा दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन कराएंगे सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और ऐसी रिएक्शन क्या होती है, इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल कंबस्शन रिएक्शन। क्या, कौन सा, कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन क्या है भाई, कंबस्शन का मतलब समझ रहे हो, जलाना, जला दो, जल गया, कंबस्शन, इसी को कंबस्शन बोलते हैं। यानी किसी भी चीज को जलाओगे तो कंबस्शन कर रहे हो। और केमिस्ट्री में कंबस्शन का मतलब है ऑक्सीजन से जलाना। कंबस्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। क्या कराना, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। किसी भी चीज को जलाओगे केमिस्ट्री में तो क्या लोगे, ऑक्सीजन लोगे। क्या लोगे, ऑक्सीजन लोगे। आया समझ में, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना समझ में आया। तो जैसे हमने क्या लिया, जैसे एक कागज उठाया, क्या उठाया, ये मेरा क्या है, कागज है, इसको हमने जला दिया, इसको हमने जला दिया। जलाने के बाद ये क्या बना, राख बना, राख बना। अब राख से क्या दोबारा से पेपर बना पाओगे, दोबारा से पेपर बना पाओगे, बताओ, दोबारा से पेपर नहीं बना पाओगे ना। तो ये रिएक्शन क्या है, इररिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इररिवर्सिबल है ना। तो कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाएगा तो कंबस्शन रिएक्शन होगा। जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन करा देंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम का रिएक्शन करा देंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यानी मैग्नीशियम को क्या किया गया, कंबस्शन किया गया, मैग्नीशियम का जलाया गया। तो ये रिएक्शन क्या होगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी। आया समझ में, कोई दिक्कत है इतना में, कोई दिक्कत है। चलो भाई, तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3।
KClO3 का डिकम्पोजिशन कराएंगे भाई। KClO3 का डिकम्पोजिशन हमने करा दिया, तो ये बदला किसमें, KCl प्लस 3/2O2। ये रिएक्शन, ये ऑक्सीजन गैस बना और अपना सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन भी क्या होगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी। चौथा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या देखेंगे भाई, एक रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, रिएक्शन किया बना PbI प्लस KNO3। जब रिएक्शन किया तो PbI क्या हुआ, रिएक्शन में प्रेसिपिटेट हो गया, नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो गया, बैठ गया। यानी रिएक्शन करने के बाद वो रिएक्शन को छोड़ के बाहर हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, तो वापस से ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। जब रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा तो ऐसी रिएक्शन क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। आया समझ? पढ़ाएंगे आगे, उसमें जब पढ़ोगी कौन सा इनऑर्गेनिक पढ़ोगी पी ब्लॉक, तो उसमें पढ़ाया जाएगा ये, ठीक है। चलो एक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है AgNO3 प्लस KCl। ये भी AgCl बनाता है जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और KNO3 बनाता है। ये भी रिएक्शन क्या है, इररिवर्सिबल रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन जो है एक बार IIT में पूछ चुका है कि ये प्रेसिपिटेशन किसका होगा, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है भाई, इररिवर्सिबल रिएक्शन के। किसके एग्जाम्पल हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन के। इररिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया, इररिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आया। क्या बताएं इररिवर्सिबल रिएक्शन में, बताओ। जो रिएक्टेंट होता है वो पूरा प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट होता है रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट वापस पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट फिर से नहीं बनाएगा। ऐसी रिएक्शन क्या है, इररिवर्सिबल रिएक्शन है। और इररिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में चलती है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में। आया समझ में, आया समझ में। चलो अब आगे हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या देखेंगे भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें एक रिएक्टेंट होगा और ये रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और प्रोडक्ट बनने के बाद फिर से वो पीछे मुड़ के देखेगा और क्या करेगा, रिएक्टेंट को बनाएगा। यानी ये रिएक्शन आगे भी चलेगी और पीछे भी चलेगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोडक्ट भी बनाएगा और क्या करेगा, रिएक्टेंट, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट भी बनाएगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। ऐसी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो क्या रिएक्टेंट एक डिफिनिट टाइम में खत्म होगी, खत्म होगी, नहीं खत्म होगी ना,
क्योंकि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बना रहा है, लेकिन वापस से प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में चेंज हो जा रहा है। यानी रिएक्टेंट जितना खत्म हो रहा है उतना प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बना दे रहा है। तो क्या रिएक्टेंट खत्म होगी? कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी रिएक्शन हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। अगर कहा जाए कि अगर खत्म होगी तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट टाइम पे ये रिएक्शन खत्म होगी। इनफाइनाइट टाइम पता नहीं कब आएगा और कब खत्म होगी। तो साफ साफ मतलब है कि ये कभी खत्म नहीं होगी, ये रिएक्शन हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट पहले भी था और जब प्रोडक्ट बनाया तब, और बाद में भी जब इक्विलिब्रियम पे आया तो प्रोडक्ट दोनों रहेगा। यानी ये एक टाइम पे खत्म नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? दिस रिएक्शन नेवर फिनिश्ड, या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फिनिश्ड एट इनफाइनाइट टाइम। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? चलो, इसमें एग्जाम्पल एक है, देखो, एस्ट्रिफिकेशन। पहला एग्जाम्पल इसमें है, कौन सा एग्जाम्पल है? एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है भाई, पता है? एस्ट्रिफिकेशन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा? एक हमने एसिड लिया, ऑर्गेनिक एसिड, क्या लिया? ऑर्गेनिक एसिड लिया और रिएक्शन कराया है। ये ऑर्गेनिक एसिड लिक्विड के फॉर्म में होगा। रिएक्शन कराएंगे किससे? अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल से। ये अल्कोहल भी क्या होगा? लिक्विड के फॉर्म में होगा। और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। ये एस्टर भी लिक्विड के फॉर्म में होगा, जो वाटर बनेगा ये भी लिक्विड के फॉर्म में। आया समझ में? ये रिएक्शन हमने यहाँ पे गलती क्या किया है? गलती ये किया है कि ये जो एक डायरेक्शन में दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा रिएक्टेंट भी बनेगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बनाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है। आया समझ में? दूसरा एग्जाम्पल है, थर्मल डिसोसिएशन, या थर्मल डिसोसिएशन ही लिखो, ठीक है? थर्मल डिसोसिएशन इन क्लोज कंटेनर। किसमें? और जो गैसियस प्रोडक्ट बनेगा, गैसियस प्रोडक्ट बनेगा, डू नॉट एस्केप आउट, यानी बाहर नहीं निकलेगा। आया समझ में? थर्मल डिसोसिएशन होगा क्लोज कंटेनर में, और जब क्लोज कंटेनर में होगा तो क्या गैसियस जो प्रोडक्ट बनेगा बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। और कभी भी अगर हम इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं, कभी भी रिएक्शन से बाहर प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। आया समझ में? तो इसमें एग्जाम्पल हो सकता है, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई? तो एग्जाम्पल हो सकता है N2O4 टूट के बनाएगा ट्वाइस NO2, ये भी गैस के फॉर्म में होगा। PCl5
ये भी टूट के क्या बनाएगा, PCl3 प्लस क्लोरीन। आया समझ में? एक और एग्जांपल लिख लो, NH4HS टूट के क्या बनाएगा, अमोनिया प्लस H2S। ये जो भी रिएक्शन है, थर्मल डिसोसिएशन हो रहा है, यानी हीट करने पे क्या कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। और ये जो क्लोज कंटेनर में हो रहा है, क्लोज कंटेनर में हो रहा है, तो क्या गैस निकल के बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। और ये रिएक्शन वापस से प्रोडक्ट बन रहा है, वापस से रिएक्टेंट बन जाएगा, और ये क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। आया समझ में? आया समझ में? इस तरह से हमने इररिवर्सिबल रिएक्शन देखा, और क्या देखा, रिवर्सिबल रिएक्शन देखा। तो हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो इररिवर्सिबल रिएक्शन पे नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा रिएक्शन है तो भैया जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा दो चीज के बीच में होगा ना, दो चीज के बीच में होगा ना। तो क्या इररिवर्सिबल में दो चीज बच रहा है, नहीं बच रहा है। एक चीज रिएक्टेंट खत्म हो जा रहा है, केवल प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या इस पे इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ेंगे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। आया समझ में? और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा, यानी 10 इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड in reversible रिएक्शन। आया समझ में? इक्विलिब्रियम जो स्टेबलाइज्ड होगा किस में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। आया समझ में? इतना कोई दिक्कत है? और अभी हमने बताया इक्विलिब्रियम पे क्या प्रोसेस रुक रहा है, प्रोसेस रुक रहा है इक्विलिब्रियम पे? प्रोसेस तो चल ही रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहा है। प्रोसेस तो हमेशा चल रहा है ना, प्रोसेस तो हमेशा चल रहा है ना, प्रोसेस तो चल ही रहा है ना, रुक रहा है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम है? तो इसके लिए लिखेंगे इक्विलिब्रियम इट इज ए नॉन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे, नॉन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आया समझ में? नॉन स्टैटिक इक्विलिब्रियम को क्या बोल सकते हैं, इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मतलब हमेशा मूवमेंट, डायनेमिक का मतलब मूवमेंट। तो इसके लिए बोल सकते हैं ना, इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए बोल सकते हैं इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आया समझ में ये पॉइंट? ये दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, समझ में आया? चलो अब इससे आगे बढ़ेंगे हम। इक्विलिब्रियम पे अभी क्या हो रहा था भाई, इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा था बताओ? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा था, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा था। लेकिन एक चीज और भी हो रहा था, 1 सेकंड में
एक्स मॉलिक्यूल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, तो 1 सेकेंड में ही एक्स मॉलिक्यूल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा था। यानी इसका रेट क्या है, सेम है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, बराबर है कि नहीं है। पहली बात है इक्विलिब्रियम पे यह बात है कि नहीं है। दूसरी बात ये जो है इस पे इक्विलिब्रियम पे जब आ जा रहा था तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है कांस्टेंट हो रही थी, प्रोडक्ट की जितनी कंसंट्रेशन हो रही थी वो भी एक फिक्स अमाउंट में हो रही थी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। यानी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था ना। तो लिखेंगे हम एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, इसको हम आर एफ से डिनोट करेंगे, आर एफ से डिनोट करेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसे हम आर बी से डिनोट करेंगे। आया समझ में। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात क्या थी, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। क्या था, कांस्टेंट था। आर नहीं लगाएंगे नहीं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट। आया समझ में। एक बात और यहीं पे लिख लो, आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे, यहीं पे लिख लो। गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, 0 होगी। लेकिन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, 0 नहीं। इक्विलिब्रियम पे पढ़ाएंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, वो क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है। दूसरी बात और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली भी लिख लो। ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। लेकिन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, 0 नहीं होगा। आया समझ में। थोड़ी सी एक बात और लिख लो यहाँ पे, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही है। इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी, ना ही तो एंट्रोपी 0 होगी, ना ही स्टैंडर्ड एंट्रोपी 0 होगी। ये बात याद रखना, क्वेश्चन में ऑप्शन में बन के आ जाएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो याद रखना इतना बात। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्या हमने बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, 0 होगी। लेकिन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी 0 नहीं होगी। ईएमएफ ऑफ सेल 0 होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 0 नहीं होगा। एंट्रोपी, ना ही एंट्रोपी 0 होगी, ना ही स्टैंडर्ड एंट्रोपी 0 होगी इक्विलिब्रियम पे। आया समझ में। चलो आया समझ में, तो आगे लिखेंगे जो इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम जो है फिजिकल प्रोसेस के लिए भी हो रहा। अभी हमने देखा लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा था, वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा था, नेचर नहीं चेंज हो रहा था ना, वाटर का वाटर ही है ना, तो ये फिजिकल प्रोसेस था। तो इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस के लिए भी होगा, इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेस के लिए भी होगा। तो पॉइंट लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड
फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? तो हम क्या पढ़ लिए, इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। तो क्या आप ग्राफ बना सकते हैं हम इक्विलिब्रियम पे? अगर हम ग्राफ की बात करें, किसकी? इक्विलिब्रियम पे ग्राफ की बात करें, किसके किसके बीच? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच अगर ग्राफ की हम बात करें तो क्या बनाएंगे? तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ पहले हम खींचते हैं। कंसंट्रेशन हम यहाँ लेते हैं और टाइम हम यहाँ लेते हैं। क्या बताए थे? जब t बराबर 0 टाइम था तो रिएक्टेंट बहुत होगा, रिएक्टेंट बहुत होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। t बराबर 0 पर रिएक्टेंट बहुत होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में चेंज होगा। यानी रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा। लेकिन जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, बराबर, पहले भी मैं बोला हूं कि बराबर नहीं बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितना होगी उतना ही हमेशा अब रहेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितना होगी उतना ही हमेशा होगी। यही बोला था ना, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बराबर हमेशा हम नहीं बोलेंगे। कंसंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आया समझ में? तो ग्राफ हम क्या बना सकते हैं भाई? इनिशियल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहाँ है? यहाँ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहाँ है? यहाँ है। यानी एक टाइम आएगा जब ये रिएक्टेंट धीरे धीरे ख़त्म होके ऐसे धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। एक टाइम प्रोडक्ट 0 पे था, जब प्रोडक्ट का टाइम बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऐसे आ जाएगा। अब देखो कहाँ कंसंट्रेशन ग्राफ, कंसंट्रेशन कहाँ कांस्टेंट हो रहा है? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो टाइम मान लो हमने ये मान लिया हमने। इस टाइम पे क्या हो रहा है? इस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है? कांस्टेंट हो जा रही है। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइम पे कंडीशन क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। तो एक ग्राफ ये हो गया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ये हो गया। आया समझ में? आया। दूसरा ग्राफ तुम लोग बताओ सही है या गलत है? दूसरा ग्राफ तुम लोग बताओ कि सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं? क्या ये सही है? क्या ग्राफ सही बनाए हैं? इक्विलिब्रियम के लिए क्या ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ सही बनाए हैं? सही बनाए हैं।
इतना सोच कह रहे हो भाई? अभी बताया ना कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाने का मतलब बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें बराबर है तो भी सही है। किस पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा है? तो इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जा रहा है। इस पॉइंट पे कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो? टाइम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। टाइम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन हो गई है उतना ही है, घट रही है ना ही बढ़ रही है, ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है। आया समझ में? आया समझ में? तो ये ग्राफ क्या है? ये भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ। आया समझ में? चलो एक और ग्राफ बता दें। अब तुम लोग बताओ कि ये वाला सही है या गलत है। पक्का ये गलती होगा क्योंकि 2 मैंने सही बना दिया है। हाँ चलो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये क्या है? रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट। चलो ये ग्राफ आया ऐसे हो गया, ये क्या है? रिएक्टेंट। ये ग्राफ आया और ऐसे चला गया, ये क्या है? प्रोडक्ट। अब ये बताओ क्या ये ग्राफ सही है या गलत है? क्या सही है? भैया सही है, गलत कैसे हो सकता है? रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन एक टाइम पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन एक टाइम पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। यानी दोनों एक टाइम पे क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी इक्विलिब्रियम पे आ जा रहा है। यानी ये भी ग्राफ सही है। तीनों के तीनों ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का सही है। आया समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक और ग्राफ बता रहे हैं, देखो बताओ सही है गलत है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। बताओ क्या ये ग्राफ सही है? अभी मैंने कुछ बात और भी बोला था कि जैसे जैसे टाइम जाएगा पहले तो रिएक्टेंट घटेगा, रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट में बदलेगा। रिएक्टेंट भी बढ़ रहा है, अब प्रोडक्ट तो था ही नहीं, जीरो से निकला है, तो कहां से प्रोडक्ट आया है? रिएक्टेंट घटेगा पहले थोड़ा, फिर प्रोडक्ट में चेंज होगा, तब तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। यानी ये ग्राफ क्या है? गलत है। रिएक्टेंट भी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, तो पहले ही गलत है कि नहीं है? आया समझ में? तो ये ग्राफ क्या है? गलत है। आया समझ में? आया। चलो अब हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ देख लिए, तो रेट वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ देख ले। रेट वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ। इक्विलिब्रियम पे रेट वर्सेस टाइम के लिए क्या बताए थे? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड में क्या बताए थे? यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, तो ये आगे की तरफ जाएगा, और ये वाली जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड धीरे धीरे पहले कम होगा। रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोडक्ट जीरो पे था तो पहले रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो था, तो प्रोडक्ट जब बनता जाएगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ेगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। ठीक है? आया समझ में? तो ग्राफ ये रहा,
ये रहा, यानी ये रिएक्टेंट यहाँ पे कुछ होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, और ये क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। प्रोडक्ट जीरो से उठ रहा है, और एक टाइम आ रहा है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जा रहा है, उस टाइम को इक्विलिब्रियम बोलेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। आया समझ में? अब तुम बताओ कि ये ग्राफ सही है या गलत है। तुम लोग बताओ भाई कि ग्राफ सही है या गलत है। ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड। क्या सही है, गलत है? बराबर कांस्टेंट तो हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन के लिए कांस्टेंट बोलेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था, उसके हिसाब से ये ग्राफ गलत है। यानी इक्विलिब्रियम के लिए रेट वर्सेस टाइम के बीच ये ग्राफ गलत है। आया समझ में? एक और ग्राफ बना दें, चलो यहीं बना दे रहे हैं। रेट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ क्या है भाई, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड। बराबर नहीं होगा तो ग्राफ गलत हो जाएगा। आया समझ में? ये भी गलत है। तो अभी तक हम पढ़े रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्विलिब्रियम पे बराबर होगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। आया समझ में? इतना हमने अभी इक्विलिब्रियम की ये पॉइंट पढ़े, इतना हमने इक्विलिब्रियम की पॉइंट पढ़े, और इसके बाद आगे अभी हम